हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे। आज है 6 सितंबर। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर हम एनालिसिस करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप सीबीआई रिजर्व्स रूलिंग ऑन केजरीवाल बेल्स। केजरीवाल की जो बेल हुई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मतलब कि जो फैसला आया था उसको रिजर्व रख लिया है। ठीक है, केजरीवाल सर की बेल के ऊपर। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई। आई होप कि हम इनका डेली रिवीजन करते हैं तो आपको अब तो ये टिप्स पे याद हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 131 में क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए तीन केस हुए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस में क्या है, प्रेसिडेंट के जो ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो एडवाइस दी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेज के द्वारा, वो बाइंडिंग नहीं होगी। फर्स्ट में ये था। सेकंड में बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो, वो दो और सीनियर मोस्ट जज से जो एडवाइस लेके वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे और ये जो है वो बाइंडिंग होगी। ठीक है, बाइंडिंग। थर्ड में दो की जगह क्या कर दिए थे, चार जजेज कर दिए थे। तो फर्स्ट केस को एसपी गुप्ता केस बोला जाता है, एसपी गुप्ता केस। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 है जिसमें क्या है, प्रेसिडेंट क्या ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अलग अलग मैटर के रिगार्डिंग। एक मैटर है जिसमें वो बाइंडिंग होता है ओपिनियन देना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। ठीक है, अदरवाइज वो दे या ना दे, और ओपिनियन को मानना है या ना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड होता है, कोई बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये था सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 रीट को इशू करता है। उसके बाद है सीबीआई। सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो 1946 से पावर लेती है। एक क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, ये मतलब कि ना स्टेचुटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर 2 से 5 साल का होता है, एक्सटेंडेबल टू 1 ईयर, 1 टाइम्स पर ईयर। ठीक है, और सीबीआई के पास दो कंसेंट होती हैं, जनरल कंसेंट, स्पेसिफिक कंसेंट, तो उसको लेनी पड़ती है स्टेट से। तो इससे रिलेटेड बैकअप न्यूज यही थी। नेक्स्ट है पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है, वो रिव्यू करेगी जो परफॉर्मेंस है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में बना था। उसके बाद उसको स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया 1992 में एक एक्ट पास करके। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनी थी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या बोला जाता है, मतलब कि वो कैग को काफी हेल्प करती है। तो कैग के साथ इसको काफी लिंक किया जाता है, सिस्टर ऑफ कैग या पता नहीं कुछ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड हमने देख लिया। अब न्यूज जीएसटी। नो फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन जीएसटी फ्रंट इंसिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी मतलब कि तनाव नहीं है, कोई भी आपस में वो नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है जीएसटी को लेके। तो अब हमें ये वैसे ये फिजिकल फेडरलिज्म का इशू है। अब इसमें जीएसटी को हम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जीएसटी होता है उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या होता है, 3/4 मेंबर की सपोर्ट चाहिए होती है। मान लो 100 मेंबर है मीटिंग में, तो उसका 3/4 यानी कि 75 मेंबर की हमें सपोर्ट चाहिए होती है। और कोरम मीटिंग होने के लिए मान लो 100 मेंबर है तो उसमें से 50 मेंबर यानी कोरम 50 का प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट का जो डिसीजन मेकिंग में स्टेट की पावर 2/3 है और सेंटर की है 1/3, यानी कि स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है। ठीक है, तो ये था। जीएसटी को आप कहाँ यूज कर सकते हो, फेडरलिज्म में। यहाँ जो स्टेट को पावर ज्यादा दे रखी है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर बताओ। वैसे हाई कोर्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका ट्रांसफर आर्टिकल 222 के अकॉर्डिंग होता है। चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होता है वो क्या करता है, दो जजेज से जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनसे डिस्कस करके, जहां हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होना होता है, दोनों कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनसे डिस्कस करके उसके बाद हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 30 जो टीचर हैं उनको डिटेन कर दिया गया है। वो उसके अगेंस्ट मार्च कर रहे थे, उसका वो विरोध कर रहे थे।
तो 30 टीचर को डिटेन कर दिया गया। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में आई थी। पहली कब आई थी? 1968 में। दूसरी कब आई थी? 1986 में। तीसरी कब आई? 2020 में। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जहां भी एजुकेशन रिलेटेड आपको पॉइंट लगे वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेसिडेंट गिविंग मोर पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर विल हेल्प कट प्रोसीजरल डिले। जो प्रोसीजरल डिले होता है दिल्ली में, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको ज्यादा पावर दे दी गई है, सो दैट जो अपॉइंटमेंट वगैरह है वेरियस बोर्ड कॉरपोरेशन में वो जल्दी जल्दी हो सके। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बैकअप देख लेते हैं हम, क्या क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 से 62 के बीच में मतलब इनके बारे में बताया गया। पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये पार्ट है। हाईएस्ट ऑफिस होता है किसी भी कंट्री का। फर्स्ट सिटीजन होते हैं किसी भी कंट्री के। और क्या है कमांडर इन चीफ भी होते हैं उसकी आर्मी के। ठीक है। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन आर्टिकल 54 में बताया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होता है, मतलब कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं सिर्फ इलेक्टेड किस किस के, राज्यसभा के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूटी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन चार असेंबलीज के जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते ना ही नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड तो किसी के नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड करते हैं इन चार के। ठीक है। ये सीक्रेट बैलेट से ये इलेक्शन होता है, कोई नहीं देख सकता किसने किसका वोट डाला है। कोटा कोटा सिस्टम होता है इसमें ना, मतलब ये नहीं कि किसने ज्यादा वोट ली, इसमें होता है कोटा। मतलब कि उसको एक्वायर करना होता है। जैसे टोटल नंबर ऑफ जो वैलिड होते हैं उसके डिवाइड बाई 2 प्लस 1। मान लो वैलिड वोट 100 थे, डिवाइड बाई 2 50 प्लस 1 यानी 51 वोट जो ले जाएगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होती है, आर्टिकल 58 में है क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज उसकी 35 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए वो फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। और वो इलेक्शन के लिए ऐसे नहीं कोई भी लड़ सकता, उसको 50 इलेक्टोरल एज प्रपोजर और 50 सेकंड एज प्रपोजर वो चाहिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओथ। ओथ कौन दिलाता है उनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 60 में ओथ। इम्यूनिटी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगर कोई भी सिविल केस है उसके अगेंस्ट, तो उसको दो मतलब कि सिविल क्राइम कर देता है कोई भी नॉर्मल क्राइम, तो 2 मंथ का उसको नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उसको सिविल केस किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रिमिनल कर देता है तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना जब तक वो पोस्ट पे है। टर्म होती है इनकी 5 साल की। रिजाइन किसको दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जब इनका जो इलेक्शन होता है उसमें जो वोट डालते हैं एमएलए और एमपी, उनकी पावर क्या होती है, वैल्यू क्या होती है वोट की? हर एक वोट की वैल्यू होती है। जो वोट ऑफ एमपी होता है उसकी वैल्यू होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। सभी स्टेट के सभी एमएलए के टोटल। ठीक है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, जितने इलेक्टेड एमपी है ये। और एमएलए की क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट की होती है, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इंटू 1/1000। मान लो किसी की स्टेट की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, डिवाइड बाय मान लो 90 उसमें इलेक्टेड मेंबर हैं, डिवाइड बाय 1000। तो इसकी वैल्यू ये होगी एक एमएलए के वोट की। और एक एमपी के वोट की जो भी वैल्यू होती है टोटल ऐसे करके जो वैल्यू निकलेगी उसको जोड़ के सभी की, और जो टोटल इलेक्टेड एमपी होते हैं उसको उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद रिमूव करना अगर प्रेसिडेंट को, तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलता है जो कि एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ठीक है। उसको किस बेस पे रिमूव किया जाता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ये चार्ज लगाए जाते हैं। अगर वो क्या होता है वो डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोसीजर क्या है उसको रिमूव करने का? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात याद रखना। इलेक्शन में तो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ नॉमिनेटेड का रोल आ जाता है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड बोथ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो स्टार्टिंग में ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ठीक है। फर्स्ट हाउस में वो चार्ज स्टार्ट होता है, उसके बाद 1/4 मेंबर जब उसको साइन करते हैं तभी वो स्टार्ट होता है। मान लो लोकसभा में मान लो जितने भी मेंबर है, मान लो 200 मेंबर है, उसके जब 50 मेंबर साइन कर देंगे तभी वो स्टार्ट होगा। 1/4 मेंबर ने साइन किया वो फर्स्ट हाउस में, उसके बाद वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद 14 डे का नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। 14 डे के नोटिस को उसका जवाब देना होता है। अगर वो जवाब सही नहीं होता तो वो 2/3 मेजोरिटी से अगर वो हाउस उसको पास कर दे
तो फिर वो दूसरे हाउस में जाता है। दूसरे हाउस का काम उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करना कि ये चार्ज जो है वो सही है या नहीं है। अगर वो लगता है कि वो सही है तो फिर उसको 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से अगर पास कर दे तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। जिस दिन से ये पास हो जाता है उसी दिन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस से वो रिमूव कर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के पास और भी बहुत सारी पावर है। आर्टिकल 32 में पार्डोनिंग पावर है। पार्डनिंग पावर होता है, मान लो कोर्ट ने किसी को सजा दे दी तो वो स्पेशल मर्सी पेटिशन लगा देता है, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डन कर सकता है, टोटली रिमूव कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। मतलब कि जो पनिशमेंट मिली है उसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, कम मतलब कि कम कर सकता है, ऐसे मान सकते हैं। उसके बाद रिमीट कर सकता है, मान लो 10 साल की है उसको 2 साल में चेंज कर देगा। कम्यूट कर सकता है, मान लो 5 साल की कैद है तो उसको 3 साल की हार्स मतलब कि चेंज, मतलब कि ज्यादा स्ट्रिक्ट उसमें पनिशमेंट में चेंज कर देगा। तो ये सारी उसकी पावर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड से न्यूज के। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनदर हेट स्पीच केस इन एमएलए। हेट स्पीच के बारे में हमने पढ़ा था क्या होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कहीं पे भी इंडिया में लीगली डिफाइन नहीं है अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आर्टिकल फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज रिवैम्प्ड द पीडीएस। अब एक नेशनल, ये जीएस 3 का टॉपिक है सबसे पहले। एग्रीकल्चर में ये आता है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें है तो ये इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। जब हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि उसमें एक फिक्स मतलब कि फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों को बहुत ही लो अमाउंट में या फिर जीरो अमाउंट पे। ठीक है, जो कि काफी पुअर लोग होते हैं। ठीक है, वो फूड सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में आया तो नर्वसनेस थी कि या क्या ये जो मतलब एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर पाएगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि जो पीडीएस का रिकॉर्ड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो वो स्टार्टिंग से ही काफी पुअर रहा है। ठीक है, तो फिर इसको पीडीएस के साथ जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया उसमें जब फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तो पीडीएस में जब हमने देखा कि रिफॉर्म कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, पीडीएस में हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स देखी 2004 से 2005, 2004-5 से लेकर 2011-12 तक। ठीक है, जो लीकेज होता था, लीकेज में काफी कमी आई है। लीकेज क्या होता है अब ये भी देखते हैं, लीकेज को भी समझ लेते हैं। लीकेज रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ पीडीएस राइस एंड वीट रिलीज्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट फेल टू रीच कंज्यूमर। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो मतलब फाइनल फूड कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए वो ना पहुंचे, बीच में कोई खा जाए, करप्शन कर जाए, गड़बड़ घोटाला कर जाए, उसको बोलते हैं लीकेज। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो लीकेज था वो काफी कम हो गया। पहले मान लो 100 में से 20% फूड पहुंचता था, अब 40 हो गया। यानी पहले लीकेज कितना था, 80%। अब कितना है, अब 60 रह गया। तो ये लीकेज की कमी आई है ड्रामेटिकली। ठीक है, जैसे बिहार में जो लीकेज है वो कितना था, 91% बिहार में। अब कितना रह गया, 91% टू 24%। छत्तीसगढ़ में 52% था, अब कितना रह गया, 9%। उड़ीसा में 76% था, अब लीकेज रह गया 25%। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ ये। ठीक है, तो इस इन सब को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं। अब लीकेज को मैंने बता दिया क्या होता है। देखो, जब स्टार्टिंग में ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया ना, जो रेफरेंस पीरियड होता है, ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड, तो पीडीएस जो राशन कार्ड होल्डर थे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 5 kg, 5 kg पर कैपिटा पर मंथ, यानी कि एक फैमिली में मान लो 5 मेंबर हैं तो पांचों को 5-5 किलो राशन मिलेगा। यानी कि पूरे घर में कितना राशन आया, 25 किलोग्राम।
वो मिलता है, ठीक है। एंड 35 kg पर मंथ फॉर अंत्योदय हाउस होल्ड। ये 5 वाला तो नॉर्मल के लिए था, मतलब प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए था, ठीक है। और 35 kg अंत्योदय, अंत्योदय मतलब गरीबों में भी जो बहुत गरीब है उसको मिलता था। इसके साथ साथ दे गोट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। ग्रेन डील टिल 2022 तक उन्होंने ये भी मिला, ठीक है। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना थी, कोविड 19 में रिलीफ है वो, उसको मतलब कि कोविड 19 के टाइम पे वो डिसकंटिन्यू कर दी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो एक HCES पढ़ लो, क्या होता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डाटा, ये है एक सर्वे। अब ये क्या बोल रहा है, टू अराइव द एस्टिमेट प्रेजेंट हेयर ऑफ टेक अंडर NFSA इंक्लूडिंग टाइड ओवर राशन नॉन NFSA PMGKAY is matched with HCEF, ये सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, परचेज ऑफ व्हीट एंड राइस बाय हाउस होल्ड, ठीक है। इट इज वर्थ bearing in mind that these are estimates the best possible with available data। मतलब हमने जब सर्वे किया और अवेलेबल डाटा देखा, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एनी मिसमैच बिटवीन ऑफ टेक एंड परचेज, जो आता है और जो हम परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीकेज। दो देयर कुड बी अदर रीजन, ठीक है। मान लो देखो, मान लो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 100 किलो अनाज इसने परचेज किया, ऑफ टेक कितना किया इसने, 100 किलो का। लीकेज, लीकेज कितने का हुआ, मान लो, मतलब अब इसने 100 किलो वापिस भेज दिया लोगों के पास, 20 किलो का लीकेज हो गया, 80 किलो फाइनल कंज्यूमर के पास भेज दिया। तो इसने यही कहा है कि इसके लिए बहुत सारे रीजन है रिस्पॉन्सिबल लीकेज के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टांस द टेबल शो हाउ lagging offtake by a month yield a lower leakage estimate than if we match the offtake with an NSS reference period, however, are underestimates. What are underestimates? Some state run expanded PDS providing PDS grant to non-NFSA beneficiary using central contribution as well as state contribution। ओवरऑल बात टोटल ये कह रहा है कि हमने जो आइडिया लगाया लीकेज का वो सही नहीं है, लीकेज अभी भी काफी ज्यादा है। क्यों, ये कह रहा है कि हम सिर्फ सेंटर वाले लीकेज को काउंट कर रहे हैं, हम किसको काउंट नहीं कर रहे, हम स्टेट से जो लीकेज होता है वो काउंट नहीं कर रहे। एक जो उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट होता है वो नहीं हम काउंट कर रहे, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है, और जब हम पीडीएफ जो पीडीएस रिफॉर्म है वो लेके आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, तो उसका एम क्या था, इन जो लीकेज है एरर है उनको कम करना, ठीक है। पहले जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उससे पहले सिर्फ 50% हाउस होल्ड के पास राशन कार्ड थे, और जो पीडीएस से अनाज मिलता था वो 40% था। कब, 2011-12 में। फिर 2004-5 में क्या हुआ, ये 24 के पास ही एक्सेस थी इसकी, मतलब कि फाइनल पहुंच पाता था। अब इम्प्रूवमेंट जो हुआ वो किन स्टेट में हुआ, ये 2004-5 से 2011-12 में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, ठीक है। इसमें पीडीएस कवरेज काफी बढ़ा, ये हमने देख लिया। छत्तीसगढ़ में 21% से 63%, 21% से 63% बढ़ा, हाउस होल्ड तक इसकी रीच बढ़ी, ठीक है। कंजम्पशन सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, जो बाय कर रहे हैं पीडीएस से वो भी इंक्रीज हुए 70%, ठीक है। अब ये बात क्या कह रहा है टोटल, इन स्पाइट ऑफ इंप्रूवमेंट इन कवरेज, कवरेज में इंप्रूवमेंट होने के बाद सेंटर इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द कवरेज मैंडेटेड बाय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अराउंड 66%। मतलब कि सेंटर है वो, सेंटर को शॉर्ट पड़ रहा है कवरेज, उसके बावजूद भी 50% रूरल पॉपुलेशन, 75% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन,
यानी कि इसके लिए अभी भी कम पड़ रहा है। ठीक है, तो अर्लियर जो डाटा था वो ये बता रहे हैं कि 59% एक्सेस है पीडीएस का। एच सी ई एस जो मतलब कंजम्पशन सर्वे है वो बता रहा है out of 70% who access the PDS, only 57 to 61% have National Food Security Act राशन कार्ड। The rest are non NFSA। मतलब देखो NFSA से तो अलग अनाज मिल रहा है और जो बाकी स्कीम है उनसे अलग मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि उनसे तो 57% को ही फायदा हो रहा है, बाकी से मतलब कि बाकी जो 10% है वह नॉन NFSA वाले हैं। अब मेन कंक्लूजन क्या है, मेन कंक्लूजन टोटल टोटल बात क्या है, ठीक है। अब ये सारी चीजें देख ली कि लीकेज हो रहा है। अब ये आंसर में यूज करना है हमें GS3 पे। अगर आंसर में यूज नहीं किया तो इस आर्टिकल का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्या क्या ऑफ टेक हो गया कीवर्ड, जैसे लीकेज हो गया। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया जहां पे फूड की बात हो। नेस NSS हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डाटा डाल सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें इतना इंप्रूवमेंट कैसे आया। ये बोल रहे हैं कि आधार से आया है, आधार बेस हमने ऑथेंटिकेशन कर दी। ठीक है, उससे इंप्रूवमेंट हुआ है पीडीएस में। लेकिन एक स्टडी ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, इससे सिर्फ एक माइनर इंप्रूवमेंट आया है आधार बेस ऑथेंटिकेशन से, क्योंकि ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास जो ना डिजिटली अवेयर हैं, उनके पास ना इतनी नॉलेज है। ठीक है, इन अब ये जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप GS3 में यूज कर सकते हो। ठीक है, जो पीडीएस है वो एक फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट बन गया सोशल पॉलिसी का। अब यही लाइन अगर आप डायरेक्ट आंसर में लिख दोगे, जो गारंटी कर रहा है एक मोडिकम ऑफ फूड सिक्योरिटी टू मैनी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यूज डायरेक्ट कर सकते हो पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इट फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ रिलीफ एफर्ट, रिलीफ एफर्ट की बैकबोन बन चुका है अलोंग विद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर नरेगा, उसके साथ साथ ये भी एक बैकबोन की मतलब कि रिलीफ की एफर्ट बन गया। कोविड-19 में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिमेन्स एन एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी का एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब की रहा है, कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू इनोवेशन। अब ना हम इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। क्या क्या इनोवेशन कर रहे हैं, कभी हम बोलते हैं कि कैश ट्रांसफर कर देते हैं चलो फूड की जगह पे, कभी हम बोल देते हैं कि घर पे फूड डिलीवरी एट होम, घर पे ही फूड पहुंचाया जाता है दिल्ली में। कई बार हम नई नई टेक्नोलॉजी इंपोज कर देते हैं जैसे आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब राइटर बोल रहे हैं इल कन्विंस्ड मेजर की जगह जो ये मेजर लिए जा रहे हैं इनकी बजाय, जैसे KYC हो गया, जो इल मेजर बताया है इनको इसने राइटर ने, इनकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिलेड जो सेंसस डिले हो रही है, सेंसस पे ध्यान देना चाहिए कि कितने लोग हैं जो इसके कवरेज में नहीं आते अभी भी। और सेंसस की वजह से 100 मिलियन लोग हैं जो आउट ऑफ मतलब कि अभी भी मतलब पीडीएस का फायदा नहीं उठा पा रहे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मोर न्यूट्रिशियन फूड को इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे पल्सीज को, एडिबल ऑयल को या फिर राइस को, तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा। और इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं मेल न्यूट्रिशन की, स्टंटिंग की, वेस्टिंग की, ठीक है, वो सब हम टैकल करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल था फूड सिक्योरिटी एक्ट ने रिवैम्प कर दिया पीडीएस स्कीम को, उसके बारे में। तो पीडीएस जो कि GS3 का टॉपिक है उसमें आप ये सारे कीवर्ड यूज कर सकते हो, खासकर ये जो कंक्लूजन है ये। आगे चलते हैं, अफ्रीका कैन मेक इंडिया क्रिटिकल मिनरल मिशन साइन। अब क्या बोला है देखो,
यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण ने उन्होंने अनाउंस किया कि क्रिटिकल मिनरल मिशन है वो हम लेके आएंगे। ठीक है। तो मिशन मोड के लिए हमारे तीन एम हैं: एक्सपेंड करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, प्रायोरिटाइज करना रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को, इंसेंटिवाइज करना ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स को। ये तीन हमारे क्या हैं, मेन एम है। और इनके अंडर मतलब इनके ऊपर जो काम है वो चल रहा है। पहले मिनरल्स के लिए एक एक्ट था हमारा, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट 1957, रिजल्टेड इन माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल आया फिर 23 में, इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया और उसमें से 6 मिनरल्स को हटा दिया गया एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से। तो अब उसको प्राइवेट सेक्टर भी एक्सप्लोर कर सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी। ठीक है। 6 मिनरल्स को हटा दिया लिस्ट से। जो इस एक्ट में मिनरल्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपोर्ट कर सकता है, और जिन 6 को हटा दिया अब उसको प्राइवेट भी कर सकता है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल मिनरल्स तो बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, इसके बहुत सारे यूजेज हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। हमें मिनरल रिच कंट्री के साथ इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी और हमारी पीएसयू को ज्वाइंट वेंचर की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 2019। 3 पीएसयू को मिला के एक काबिल बना दी, काबिल। ठीक है। अब इस काबिल ने फिर क्या किया, मिनरल्स की खोज करनी स्टार्ट की, इंगेजमेंट करनी स्टार्ट की अलग अलग कंट्री में। तो इसने पहले इंगेजमेंट कहाँ की, लिथियम के लिए की। लिथियम के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए इसने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। कि कहाँ, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना के साथ इसने समझौता किया। जो मेजर और मीडियम स्केल माइनिंग कंपनीज हैं वो भी सीख करनी है, अपॉर्चुनिटी उनको भी मिले। ठीक है। बट मिनरल्स की कैपेसिटी को एक्सप्लोर करना और प्रोसेस करना वो हमारे अभी बस की बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, कंपोनेंट्स नहीं है हमारे पास, लेबर स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी हमारे पास कमी है इन सब चीजों की। अब इंडिया की सप्लाई चेन में अफ्रीका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, अफ्रीका को तो बड़ा रोल हो सकता है इंडिया की सप्लाई चेन में। ठीक है। जो बहुत सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, हमें वहां जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां 30% वर्ल्ड के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व हैं। अब जब वहां है तो वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक मिशन है उन्होंने भी इस बात को समझा और कहा कि ठीक है उन्हीं के साथ हम कर लेते हैं एंगेजमेंट। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा, मल्टी फेस्ड एनर्जी पार्टनरशिप भी बनेगी। और 98 बिलियन जो ट्रेड था इंडिया अफ्रीका में, उसमें 43 बिलियन स्पेशल माइनिंग और मिनरल से रिलेटेड था। और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि 75 बिलियन, $75 बिलियन इंडिया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है अफ्रीका में, मतलब कि एनर्जी एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो मेन चीज क्या है, इंडिया का जो 74 मिलियन टन ऑयल है वो भी 15% इसकी डिमांड है वो अफ्रीका से लेता है, नेचुरल गैस, मिनरल्स, मिनरल्स फ्यूल। एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बेंचमार्क $2 बिलियन फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका में सोलर प्रोजेक्ट के लिए लगाए हैं। ठीक है। Building resilient supply chain to Africa is being imagined at a time when African governments are employing an array of policy instruments to
away from a pit to port model. Tanzania is developing a multi metal processing facility. अभी अफ्रीका की अलग अलग कंट्रियों की बात करेगा। तंजानिया में क्या है? मल्टी मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में क्या है? उन्होंने बैंड कर दिया है एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का। वो कह रहे हैं कि हम खुद ही वैल्यू एडिशन करेंगे। घाना ने अप्रूव किया नई पॉलिसी एक्सप्लोइटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन मिनरल्स के लिए। और अफ्रीकन ग्रीन मिनरल स्ट्रेटजी चैंपियन आइडिया फॉर अफ्रीका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी है एक। ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वहां हम डेवलपमेंट करें। अब चाइना फैक्टर भी आ जाता है। चाइना फैक्टर क्या है? चाइना ने तो बहुत सारे अफ्रीकन जो कंट्री हैं उनको लोन दे रखा है, तो चाइना का तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट है उसके ऊपर। चाइना की माइनिंग कंपनी वहां पे कोबाल्ट माइनिंग कर रही है। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है। और 7 बिलियन मिनरल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की डील भी साइन की है। कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन के लिए इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? यूनिक एडवांटेज दैट इंडिया कुड लीवरेज, फिर भी इंडिया के पास काफी एडवांटेज हैं, फायदा उठा सकता है इंडिया अगर अच्छे से पार्टनरशिप करे तो। इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो 43 अफ्रीकन कंट्री में कंप्लीट कर चुके हैं प्रोजेक्ट, जो कि इंक्लूड है जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट ट्यूनिशिया में किया है, हॉस्पिटल तंजानिया में किया है, रेलवे लाइन हमने गाना में बनाई है। तो हमें स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस होस्ट कंपनी, मतलब सॉरी, होस्ट कंट्री में। और उसमें माइनिंग एडजेसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने एमओयू साइन किया है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के साथ जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए, मिनरल्स डिपॉजिट मॉडलिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स वर्कफोर्स के लिए हमने क्या किया? इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसने 40,000 अफ्रीकन को 10 ईयर में क्या कर दिया है? ट्रेन कर दिया है, जिससे दोनों के बीच में पॉजिटिव एनर्जी पार्टनरशिप बनेगी। अफ्रीका में इंडिया के काफी स्टार्टअप काम कर रहे हैं माइनिंग वैल्यू चेन में भी। अब इनोवेटिंग टूल से लेके जो कि माइनिंग एक्सप्लोरेशन में है और एक्सट्रैक्शन तक, हम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं? मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो प्राइवेट कंपनी है हमारी वो वहां काम कर रही है, तो उससे जो मतलब एक्सपर्टीज आएगी वो वैल्यू एडिशन का काम करेंगी, इवन इन अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वहां उसमें भी। और उससे अफ्रीकन गवर्नमेंट भी एक्सप्लोर कर सकती है नई नई चीजें। अब अफ्रीका की क्या प्रायोरिटी है? जो अफ्रीका के जो डायरेक्टर हैं मैरिट किटो, जो डायरेक्टर हैं अफ्रीकन मिनरल्स डेवलपमेंट सेंटर के, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ओनली वे टू ट्रांजिशन लाइफ इज टू ऐड वैल्यू। अगर अफ्रीका में हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है और अच्छी देनी है तो उसमें वैल्यू ऐड करनी होगी, वहीं पे जो चीजें हैं वहां उसको एक्सपोर्ट नहीं करना। तो इंडियन जो क्रिटिकल मिशन है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस प्ले करेगा वहां पे। ठीक है। ना कि वो मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करेगा जिससे उनकी जियो पॉलिटिक्स पे कुछ डोमिनेट किया जाए। हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह काम करेंगे। तो ये बात थी टोटल। आप इसको इंडिया अफ्रीका रिलेशन में लिख सकते हो, GS3 में भी लिख सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जो ये है हमारा अ, अफ्रीका इंडिया। ठीक है। ये हमने देख लिया अभी। उसके बाद आगे चलते हैं। एक मैप था जो मैंने देखा था अभी, पता नहीं वो कहाँ गया।
ठीक है, अभी दिख नहीं रहा, अभी के लिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी में क्या बोल रहा है कि अगर, ये आर्टिकल पहले भी आया था, ये रिपीट है, जल्दी से बता देता हूँ कि मोर जॉब एंड हाई टैक्सेस कैन काउंटर द इफेक्ट ऑफ ऑटोमेशन। अब ना एक सर्वे हुआ था आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1999 में मतलब 1919 में बनी थी। ठीक है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और हाँ, आईएलओ एक ट्राइपेटाइट एजेंसी है, 1919 में बनी थी। इंडिया ने 2 कन्वेंशन को साइन नहीं किया आउट ऑफ 8। ठीक है। तो अब एक आर्टिकल आया था कि जो ये एआई है ना, वो जॉब्स, जो वर्कर की जो इनकम है उससे रिडक्शन आया है, उसमें 0.6% डीप हुई है। अब उसका रीजन है ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिक, क्योंकि चीजें ऑटोमेटिक हो गई है, वर्कर की जरूरत नहीं है। तो इससे 1.6% इनकम से कितना, परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी घटी है, 2.4 ट्रिलियन लॉस हुआ है। ठीक है। तो और पहले ही मतलब फीमेल के ऊपर तो और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फीमेल के पास तो मतलब बहुत कम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है। तो अब मेन इशू ये है कि अब इसको एड्रेस कैसे किया जाए, इसके लिए बताया गया है। इसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो सकती है, जो पुअर्टी से फैच आउट करेगी। जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने 12,000 के लिए बोला था पर मंथ, और यूएसए में भी बोला था $1,000 पर मंथ। ठीक है। तो हमें एक ऐसी चीजें लेके आनी पड़ेगी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है, जिसमें जिसका एम क्या है, रिड्यूस इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना। ठीक है। तो सो दैट सब लोग, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले और एक डिसेंट लाइफ सब लोग जी सकें। यही इसमें आर्टिकल में बोला गया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शुड, ये तो अभी करना नहीं है। नेक्स्ट है वर्टिकल फिजिकल बैलेंस। वर्टिकल फिजिकल बैलेंस इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, देखो भैया, जो सेंटर से स्टेट तक का जो पैसा मिलता है ना, वो बहुत कम है। स्टेट का काम नहीं चल रहा, स्टेट के पास रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है और जो बाकी एक्सपेंडिचर है वो है ज्यादा, और सेंटर से मिलता है बहुत कम पैसा। तो जो ये गैप है मिलने वाला और एक्सपेंडिचर वाला, वो बढ़ रहा है। पहले 0.12 था, अब 0.20 हो चुका है। ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस। अब ये फिजिकल जो फेडरलिज्म वाले टॉपिक में अगर आपने ये कीवर्ड यूज कर दिया, वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस, तो आपको मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन से यही उम्मीद की जाती है कि देखो, आप क्या करो, जो टैक्स डिवोल्यूशन से जो पैसा है, पहले 42% था, फिर 41% हुआ, आप इसको 50% कर दो, सो दैट कुछ थोड़ी बहुत नीड तो पूरी हो जाए। अब सेंटर से स्टेट को अलग अलग वे में पैसा मिलता है, ऐसे नहीं है कि जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में है। ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंस कमीशन है बस वही आपको आपको वही फाइनेंस कमीशन है जो आपको वही ग्रांट देगा। उसके अलावा कुछ ग्रांट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, जैसे आर्टिकल 235 है, आर्टिकल 282 है। ठीक है। आर्टिकल 280, 270, सॉरी सॉरी सॉरी, आर्टिकल 275 है और आर्टिकल 282 है। ठीक है। आर्टिकल 275 में क्या है, जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करता है ग्रांट स्टेट को, नीड ऑफ असिस्टेंस, कि उसको जरूरत कितने। ठीक है। बट जो वो ग्रांट होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए तो, और स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं। बट ये कुछ ग्रांट ऐसे भी हैं जो कि फाइनेंस कमीशन के जो, उससे बाहर भी आते हैं। जैसे 282 में डिस्क्रिशनरी ग्रांट आता है। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे सकती है। ठीक है। और ऐसे जो ग्रांट है वो क्या क्या, बट 282 वाले ग्रांट ना, उसके ऊपर कुछ कंडीशनलिटी इम्पोज की जाती है। ठीक है। तो टोटल बात ये है कि जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स है नेट प्रोसीड से, वही ओनली ट्रांसफर है स्टेट का जो अनकंडीशनल होता है, बाकी सब कंडीशन से ही मिलता है पैसा। अब यहाँ से इतना कम पैसा मिलता है, अगर यहाँ से इतना कम पैसा मिलता है तो फिर इशू क्रिएट हो जाते हैं। अब पैसा स्टेट के पास होता नहीं, तो और उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें यही बोला गया है कि इस जो वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है।
आई होप कि आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और जो ये 42% था, फिर 41, अब कह रहे हैं अगर इसको 49 या 50 कर दिया जाए, जो पैसा मिलता है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है केरला में जो अभी लैंडस्लाइड हुई थी, वहां लॉस एंड डैमेज फंड से पैसा आ सकता है या नहीं। अभी ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? ये फंड क्रिएट किया गया था यूएनएफसीसी की जो COP 27 है उसमें 2022 में, इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में क्या करने के लिए? फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो भी मतलब सफरिंग होती है हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेज जो होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें एक्सट्रीम वेदर भी आता है, स्नो भी आता है, राइजिंग सी लेवल भी आता है। ठीक है, अब ये मतलब ये बताएगा कौन? इनका एक गवर्निंग बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है कि पैसा, जिसका कि ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक है। तो जो ये बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि पैसा मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस वे से होगा। ठीक है, अब इसमें क्या एक्सेस होती है? मतलब फंड रिसोर्स, डायरेक्ट एक्सेस, स्मॉल ग्रांट भी होते हैं, रैपिड डिसबर्समेंट ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट फंड है वो इस तरह से भी मिल सकता है जहां पे वर्ल्ड में कहीं भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए या क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर इशू आ जाए तो। ठीक है, इंडिया का क्या रोल है इसमें? इंडिया को 56 बिलियन सफर कर चुका है इंडिया डैमेज वेदर रिलेटेड डिजास्टर से 2019 से 2023 तक। उसके बाद भी इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है मिटिगेशन इन एक्टिविटी और एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की बजाय हमने किसको प्रेफर किया? मिटिगेशन। एडेप्टेशन है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेना, ऐसी प्रैक्टिसेस। और मिटिगेशन है जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। ठीक है, तो आगे क्या है? फोकस क्या है? सबड्यूड पार्टिसिपेशन, और हमने इसमें मतलब काफी अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है। हाईली वल्नरेबल हैं हम भी क्लाइमेट चेंज के, तो हम इन डायलॉग्स में एक्टिवली इंगेज रहते हैं। हमने अच्छी अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क और उन सब में काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। Introduction of a climate finance taxonomy in the Union Budget 2024 has raised expectation for increased international climate finance. इंपॉर्टेंट चीज है ये कीवर्ड, क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनोमी। यूनियन बजट में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, बट जब तक क्लियर गाइडेंस नहीं होगी लॉस एंड डैमेज फंड पे विद इन इंडिया, तो हम कैसे मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसको कर सकेंगे? तो इंडिया ने हमेशा एडवोकेट किया डिसेंट्रलाइज मेथड को, फंड डिसब्रिसमेंट का। जो लॉस एंड डैमेज फंड से जो पैसे आते हैं उसको डिसेंट्रलाइज वे से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करो, ना कि सेंट्रलाइज वे से जैसे कि अदर क्लाइमेट फंड है। ठीक है, अब स्टेट का क्या इंटरवेंशन है? अब मेन चीज है जो ये मतलब नुकसान होता है नेचुरल डिजास्टर से या फिर क्लाइमेट से, ये सबसे ज्यादा फेस किसको करना पड़ता है? और इसकी रिकवरी स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर फिजिकल बर्डन आता है, फाइनेंशियल बर्डन। जैसे रीबिल्ड केरला डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में फ्लड आई थी, फिर से रीबिल्ड केरला डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आया? हमने वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ा, KfW वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ा, जर्मन इंस्टीट्यूशन है जो ही। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है फोकस करता है कि स्टेट में फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, रोड को बनाना, ब्रिज को बनाना, ये सब चीजें। बट जब तक स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं होगा कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट डिजास्टर रिलेटेड डैमेज का, और मतलब बाकी सब चीजों का लॉस है मींस जो सिग्निफिकेंट लॉस एंड डैमेज फंड है उसकी हमें जरूरत है असिस्टेंस के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल असेसमेंट रहेंगी तो फिर वो इंडिया की मतलब कि वो हमें अच्छे से हम उसको फायदा नहीं उठा पाएंगे। इंडिया फेस करता है एक्सेसिंग और मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज में, पर्टिकुलर फॉर लॉस एंड डैमेज, बाय स्टेबलाइजिंग ए मोर एक्सप्लिसिट डोमेस्टिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। अगर हम अच्छे से डोमेस्टिक पॉलिसी बना लेते हैं जो फोकस करेगी लोकली लीड एडेप्टेशन का और क्लियर गाइडलाइंस होंगी, तो हम इसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं और हम खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात बोली गई है इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने डिस्कस कर लिया था। NIA बड़ा इंपॉर्टेंट है। NIA 2009 में बना था, जब 26/11 का अटैक हुआ था ना तब बना था। NIA एक एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, तो एक स्टेचुटरी बॉडी है।
स्मगलिंग ऑफ आर्म्स पे काम करती है, ड्रग्स पे, फेक करेंसी पे, इन सब पे काम करती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जुरिडिक्शन पहले सिर्फ इंडिया के अंदर था, अब जहां भी इंडियन सिटीजन है हर एक कंट्री में बार इसका जुरिडिक्शन है। तो इस तरह से आपको आई होप कि समझ में आया होगा। और